नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अ, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा व्यस्तता था, इसलिए आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो पाया। वीडियो मैं नहीं अपलोड कर पाया और व्यस्तता किसी और चीज़ में नहीं, यही डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन और इन सब एग्ज़ाम्स के चक्कर में थोड़ा-सा भाग-दौड़ हो गया। तो अभी फ़िलहाल हम लोग 2 एग्ज़ाम पे फ़ोकस करेंगे, जो कि यूपी में भी सैफई मेडिकल कॉलेज में 12 वैकेंसी आई है, जो मेडिकल सोशल सर्विस ऑफ़िसर की है, जिसमें से 5 जनरल की पोस्ट है। तो जिन्होंने अप्लाई नहीं किया है, वो जाके अप्लाई कर दें। मैंने वीडियो डाला है, उसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है अप्लाई करने का। और उसके अलावा ये जो DSSB की सोशल वेलफेयर ऑफ़िसर, प्रोबेशन ऑफ़िसर और प्रिज़न वेलफेयर ऑफ़िसर का पोस्ट है, इसके लिए भी दोनों पैरेलली हम लोग चलेंगे, तैयारी करेंगे। और दोनों के लिए मेहनत सोशल वर्क वाले अगर करेंगे तो हमेशा लीड करेंगे, चूँकि इसमें जो क्वेश्चन आने हैं वो सबसे ज़्यादा सोशल वर्क डोमेन को ही कवर किया जाएगा। मैंने पेपर दिया है और अपना एक्सपीरियंस मैं पहले वीडियो में बता भी चुका हूँ। अब फिर से आप लोगों से यही कह रहा हूँ कि जो सोशल वर्क के हैं, उनके लिए थोड़ी-सी ये कह सकते हो कि सॉफ्ट कॉर्नर रहेगा, उनके लिए बेहतर रहेगा। पेपर में क्वेश्चंस ज़्यादा जो आएँगे वो सोशल वर्क डोमेन के होंगे। अब आप लोग डायरेक्टली सोशल वर्क डोमेन के अगर ढूँढोगे तो नहीं, बट जो सोशल वर्क में सोशल प्रॉब्लम होती है और एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, वो सोशल वर्क के ही काउंट किए जाते हैं, क्योंकि सोशल वर्क में सिलेबस में है। जो आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या एमएसडब्ल्यू जनरल कर रहे हो, तो वो सब आप यूजुअली पढ़ते हो। चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज, एल्डर्स से रिलेटेड इश्यूज, वीमेन से रिलेटेड इश्यूज और उसके अलावा जो और भी डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उससे रिलेटेड इश्यूज आप पढ़ते हो। इवन जेल सुधार अधिनियम जो आया था और जेल सुधार से संबंधित, क्योंकि वो भी हम एक करेक्शनल होम की तरीके से मानते हैं, तो उससे संबंधित भी जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ही जो है दायरे में आते हैं। तो बहानेबाजी तो नहीं चलने वाली है और पढ़ना आपको पड़ेगा ही। फर्स्ट पेपर का तो नहीं, बट सेकंड पेपर का हम तैयारी कराएंगे और कोशिश करेंगे जितना बेहतर से बेहतर हो सके कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। आप लोगों का कोऑपरेशन सिर्फ यही चाहिए कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको देख के कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। मुझे इन वीडियोस से और पैसे कमाने का कोई मेरा अभी तक का तो मनसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करके आप लोगों को गाइड करना है। और ये चूँकि ये वीडियो ही वेलफेयर के लिए है, तो आप लोग वेलफेयर ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आई थिंक आप लोग ज़्यादा समझ पाएँगे। तो बाय द वे फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। और स्टार्ट करने से एक और पहले एक और चीज़ बता दूँ कि इसमें जो वीडियो में मैं बताऊँगा जनरल इन्फॉर्मेशन होगा अबाउट हाउ टू प्रिपेयर DSSB सोशल वेलफेयर ऑफिसर एंड इसमें ये कवर ज़रूर करूँगा कि क्या है तैयारी, जिस पोस्ट के लिए आप करने जा रहे हो उसमें बड़ी कन्फ्यूज़न है। क्या होता है प्रोबेशन ऑफिसर, क्या होता है वेलफेयर ऑफिसर, क्या होता है प्रिज़न वेलफेयर ऑफिसर? अल्टीमेटली आपको ये बड़ा कन्फ्यूज़न है, कैसे काम करना है, किसके साथ काम करना है, क्या काम करना है? तो ये सारी कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करूँगा। कुछ डेफिनिशंस हैं गवर्नमेंट के, कुछ डेफिनिशंस के अलावा एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, तो उससे समझने का प्रयास करेंगे। तो बेसिकली इसमें आप देख रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन ऑन द रूल्स ऑफ functioning of these positions based on their common functions in social and criminal justice system। तो बेसिकली ये जो है ना, ये सोशल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर आता है। वो ऑफेंडर्स और जो विक्टिम होते हैं उनके बीच जो एक प्रोसीजर चलता है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जो भी आते हैं जजेस आते हैं, कोर्ट आता है, पुलिस स्टेशन आता है, उनके बीच में ही आपको काम करना होगा ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन राइट, ऑन द बिहाफ ऑफ सोशल जस्टिस। तो आपको उनके बीच में रोल प्ले करना। प्रोबेशन ऑफिसर कौन होता है, उसका रोल क्या होता है? प्रोबेशन ऑफिसर्स play a crucial role in the rehabilitation of individuals who have been convicted of the crime but are allowed to serve their sentences within the community under supervision rather than in prison। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोबेशन ऑफिसर जो रोल प्ले करता है वो रिहैबिलिटेशन करवाना चाहता है उन इंडिविजुअल की जिन्होंने क्राइम तो कर दिया है, बट वो क्राइम को एक्सेप्ट कर लिए हैं और क्राइम जब वो किए थे तो वो बिलो 18 थे या एंगर में आके या किसी और भी सिचुएशनल प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने क्राइम किया है। एंड फंक्शनिंग क्या होता है? दे असेस द नीड्स ऑफ ऑफेंडर्स, create rehabilitation plans, monitor their progress and provide support to help them integrate
रीइंटीग्रेट इनटू सोसाइटी, यानी वापस से सोसाइटी में उनको रिस्टोर करने के लिए वो हेल्प करते हैं, उनकी प्रॉब्लम को असेस करते हैं, उनकी नीड्स को, उनकी ज़रूरत को असेस करते हैं और रिहैबिलिटेशन का प्लान बनाते हैं और उसके बाद में उनको जेल में ना रख के उनके ही घर में रखते हैं, लेकिन उनके व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं। इसीलिए आप लोगों ने सोचा होगा कि ये प्रोबेशन तो बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है। जब आप नौकरी करते हो तो नौकरी में प्रोबेशन पीरियड होता है। तो प्रोबेशन पीरियड सेम वही चीज़ है। एक ऐसा पीरियड जिसमें आप ऑब्जर्वेटरी एक ऑब्जर्वेटरी आपके ऊपर एक समझ लीजिए एक स्पाई कैमरा लगा हुआ आपको चेक करता रहता है कि आप कितना सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो। अगर आप गलत करोगे तो आपके उस गलत व्यवहार पे आपको वापस यहाँ पे जेल में डाल दिया जाएगा और वहाँ पे जो नौकरी होती है आपको वापस नौकरी से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये अथॉरिटी को इतना पावर होता है। तो ये चीज़ हो गया प्रोबेशन का। उसके बाद वेलफेयर ऑफिसर का क्या काम होता है? वेलफेयर ऑफिसर्स आर टिपिकली इन्वॉल्वड इन सोशल वर्क and may operate in various settings such as government agencies, non-profit organizations और community service organization। तो ये वेलफेयर जो सोशल वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, सपोज करो ये डिसेबिलिटी में इनका अगर जॉब लगा तो डिसेबिलिटी में इनका काम क्या होगा कि जितने डिसेबल्ड पर्सन हैं उनका डॉक्यूमेंटेशन करवाना, उनका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो कैसे बनेगा, उनको गाइड करना, उनकी काउंसलिंग करना। ऑन द बिहाफ ऑफ डिसेबिलिटी सीकिंग डिसेबिलिटी कार्ड, उनको कौन कौन से स्टेक होल्डर्स हैं जो हेल्प प्रोवाइड करते हैं। अगर फिजिकल डिसेबिलिटी तो एड्स कहाँ से मिलता है, ये सारा काम वेलफेयर ऑफिसर का होता है। और सेम यही चीज अगर सपोज करो WCD में लग गया, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट में, तो फिर वुमेन और चाइल्ड से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उनमें कौन सा वेलफेयर एजेंसी काम कर रहा है, ये सब चीजें प्रोवाइड करना, चाहे वो इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग हो, चाहे किसी और तरीके की काउंसलिंग हो, तो वो वेलफेयर ऑफिसर का काम होता है। नीचे आप देखेंगे वेलफेयर ऑफिसर्स फोकस ऑन द ओवरऑल वेलबींग of individuals and communities. They may provide assistance to those in need, such as families facing financial difficulties, individuals with disabilities, or people experiencing crisis situations. Their work often involves counseling, advocacy, and connecting individuals with relevant social services. तो ये आपको समझ में आ ही हुआ होगा, हमने बता ही दिया है, काउंसलिंग भी करते हैं। और रोल ऑफ एडवोकेसी, यू आर नॉट एडवोकेट बट योर रोल इज एडवोकेसी, मतलब आप बेसिक चीजें आप गाइड करना होगा एज एडवोकेट, as not as advocate but on the behalf of social worker you have to update your knowledge in the field of advocacy, like कौन सा एक्ट, कौन सा रेगुलेशन, आपको आईपीसी नहीं पढ़ना है बट एटलीस्ट आपको एक्ट्स पढ़ने हैं कि कहाँ पे आपका रोल जो है, आपके आपके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, कहाँ आपके अधिकारों की हनन हो रही है और आपको कैसे उन अधिकारों को वापस पाना है। एंड प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर का भी काम होता है कि प्रिजन में जो व्यक्ति है वो ऑन द बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग ही और सी हैज सम काइंड ऑफ राइट्स, मतलब उसके भी अपने कुछ अधिकार हैं एक मानव होने के नाते। वो एक प्रिजन जो है, एक जेल है, वो करेक्शन ऑफिसर करेक्शनल प्लेस है, वहां पे उसको सुधार के लिए रखा जाता है, इसीलिए समाज से अलग कर दिया जाता है, लेकिन उसको शुद्ध हवा में रहने का और खाना ठीक खाने का ये सब अधिकार है। तो आपको वहां भी देखना है कि उसके इनमेट्स के साथ जो और साथ में रहते हैं जेल में, तो उनके साथ कोई इश्यूज तो नहीं हो रहे, अगर इश्यूज हो रहे हैं तो उसको कैसे एड्रेस किया जाए, कैसे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जाए, तो ये प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर का काम होता है। फंक्शनिंग दे में असेस द नीड्स ऑफ प्रिजनर्स, प्रोवाइडिंग काउंसलिंग एंड सपोर्ट एंड फैसिलिटेटिंग प्रॉब्लम्स एम्ड एट रिड्यूसिंग रेसिडिविज्म, and prison welfare officer work to create a rehabilitative environment within the prison and help inmates prepare for reintegration into society upon release। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जेल में भी बहुत सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो त्योहार होते हैं, त्योहार पे उनको त्योहार मनाने के लिए कुछ एनजीओ, कुछ ऑफिसर्स जो है जाके अंदर उनके साथ त्योहार मनाते हैं, चाहे होली हो गया, दिवाली हो गया, ईद हो गया। तो ये इसलिए किया जाता है कि वो उनको सोसाइटी से अलग इसलिए रखा गया है जिससे वो अपने गलतियों का पश्चाताप कर सकें और उसको दोबारा दोहराएं नहीं, उनके मन में एक डर ये रहे कि हाँ हमने गलत किया है, एक्सेप्टेंस है। तो वो एक करेक्शनल होम है, ना कि वहां पे ले जाके जानवर क्रिएट करना है। एक जो है मानव को वापस इसी समाज में रिस्टोर करना है, तो इतना नहीं काट देना है कि वो वापस समाज में आके अपने आप को कनेक्ट ना कर पाए। तो इसीलिए आप देखोगे बार बार री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी आप देखोगे। तो अल्टीमेटली जो गोल है, चाहे वो प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर हो, चाहे प्रोबेशन ऑफिसर हो,
और चाहे सोशल वेलफेयर ऑफिसर हो, सबका अल्टीमेट गोल है यही, री इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। अब ये एक दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड किसके अंडर काम करता है? चूंकि ये यूनियन टेरिटरी है, तो आप लोगों को ये भी ध्यान देना है, ये दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड इम्प्लीमेंट्स द वेलफेयर पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। जो सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसी के अंडर ये उसी के प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट कराता है। एंड करंटली देयर आर 131 crèches and 18 family counseling centers under the aegis of दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड। तो दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड के अंडर 131 क्रेचेज। अब क्रेचेज आप लोगों को पता है कि नहीं पता है, लेकिन चलो बता देता हूँ। क्रेचेज होता है जिसमें बच्चों को रखा जाता है, वर्किंग प्रोफेशंस के जो बच्चे होते हैं। मान लिया आप हॉस्पिटल में काम करते हो और वहां पे 10 से ज्यादा महिलाएं हैं, कुछ ऐसा क्राइटेरिया है, नंबर ऑफ वर्कर का मुझे नहीं याद है, बट अगर सपोज कर लो कि 10 से ज्यादा महिलाएं हैं और उनके साथ वो चाइल्ड बेयरिंग विमेन है, लाइक 1 साल के बच्चे को लेके आ रही है, 2 साल के बच्चे को लेके आ रही है, तो उस हॉस्पिटल का ये ड्यूटी है कि वो एक क्रेचेस बनाएगा जिसमें उन बच्चों को रखा जाएगा खेलने के लिए। वहां पे एक दाई रखी जाएगी जो सुपरविजन में रखेगी, रहेगी उनके सुपरविजन में बच्चे। एंड 18 फैमिली काउंसलिंग सेंटर्स जो है वो रन कर रहे हैं सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड के अंडर, दिल्ली सोशल वेलफेयर बोर्ड द्वारा। अब आप लोगों ने एक ध्यान दिया होगा, एक क्वेश्चन आया था कि फैमिली काउंसलिंग सेंटर किसके अंडर रन करते हैं, तो वो जो एम्स सीआरई में पूछा गया था उसका आंसर आपको यहाँ मिल गया, वो किसके अंदर आता है? सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट। तो ये जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 में आया था। इसमें मैक्सिमम जो है ना, इसी पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैंने जो पेपर 2019 का डिस्कस किया था उसमें भी आपने देखा था। तो ये क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन इन इंडिया दैट पर्टेन्स टू द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। हियर आर सम शॉर्ट नोट्स ऑन द जेजे एक्ट 2015। अब इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस क्या है? रिहेबिलिटेटिव एंड चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच टू जुवेनाइल जस्टिस। जुवेनाइल यानी बच्चों के प्रति न्याय के लिए ये बनाया गया है जेजे एक्ट। इसका मेन पर्पस यही है। और इसको 2000 जो एक्ट आया था 2000 में, उसको रिप्लेस किया गया है 2015 में। और जुवेनाइल का डेफिनेशन क्या दिया गया है? जो 18 से कम हो। The act defines a juvenile as a person who has not completed 18 years of age. It distinguishes between juvenile in conflict with the law and those in need of care and protection. तो जिसको केयर एंड प्रोटेक्शन की जरूरत है, 18 से कम है, उसको जुवेनाइल माना जाता है। स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, ये जो है ड्रेस में नहीं होते हैं, सिविल ड्रेस में होते हैं। और ऐसे जो पुलिस यूनिट होती है वो बिलो 18 बच्चों को हैंडल करती है। वो प्रॉपर ऐसे ड्रेस में नहीं होते हैं जो आप लोग देखते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में टोटल 5 या 7 मेंबर्स होते हैं, इसका नंबर याद नहीं है। इसमें एक एक्ट है उसमें पूरा प्रॉपर दिया हुआ है, तो नंबर्स तो नहीं पूछे जाते हैं जब। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड होता है जो जुवेनाइल यानी बच्चे ने अगर कोई क्राइम कर दिया है या उसके साथ कोई घटना हुई है तो उसको प्रॉपर जो असेस करता है, रिपोर्ट बनाता है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड बनाता है। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी कौन सी है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी आर कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो हमेशा ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चाइल्ड वेलफेयर कमेटी किस लेवल पे होती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, ब्लॉक लेवल पे नहीं होती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। डील विद द केसेस इन्वॉल्विंग चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन एंड CWC आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड एंड डिटरमाइनिंग एप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन मेजर्स। एंड रिहेबिलिटेशन एंड सोशल रीइंटीग्रेशन क्या होता है? रिहेबिलिटेशन यानी वापस उसको उसके जो है प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करके दोबारा सोसाइटी में भेजना। और कैसे भेजना? प्रॉपर डिग्निफाइड। The act focuses on the rehabilitation and social reintegration of juveniles in conflict with the law through various measures including counseling, education and skill development. तो इतनी इम्पोर्टेंट जो आपको वर्क करना रहेगा, क्या रहेगा? काउंसलिंग रहेगा, आपको एजुकेशन यानी एजुकेशन मतलब आपको पढ़ाना नहीं रहेगा, बट हाँ एक इंफॉर्मेटिव काउंसलिंग करना होगा और उसके अंदर स्किल डेवलप करना होगा। तो बाकी और डोमेन के लिए और वर्कर होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं। तो रिहेबिलिटेशन का मतलब ये हुआ। एंड प्रोहिबिशन ऑफ सेंटेंसिंग टू एडल्ट प्रिजन्स। इसमें एडल्ट को नहीं रखा जाता है, एडल्ट के साथ बच्चों को नहीं रखा जाता है। एडल्ट जो भी प्रिजन, चाहे वो 18 साल से 10 दिन का कम होगा, तब भी उसको एडल्ट प्रिजन में नहीं रखा जाता है। एंड
expunging of record. The act provides for the expunging of the records of juvenile on reaching the age of 21, emphasizing the right to a clean state of reintegration into society and adoption and foster care. आप कुछ चीजें मैं स्किप इसलिए कर रहा हूँ जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको स्किप करूंगा। एडॉप्शन एंड फॉस्टर केयर, एडॉप्शन मीन्स कि कोई भी बच्चे को कैसे कोई अडॉप्ट कर सकता है। ऐसे सपोज करो हॉस्पिटल में कोई बच्चा छोड़ गया, तो वो बच्चा हॉस्पिटल वाले किसी को नहीं दे सकते हैं। आप जाके भले ही अपना आधार कार्ड दिखाओ, लीगल प्रोसीजिंग करो कि हमें ये बच्चा चाहिए, तुरंत आपको बच्चा नहीं मिलेगा। उसके लिए उन्हें चाइल्ड हेल्पलाइन पे कॉल करके वो बच्चा सुपुर्द करना होगा। चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के पास प्रेजेंट होना होता है उस बच्चे के को लेके, और फिर उस बच्चे को प्रॉपर उसमें रखा जाता है ऑर्फन में रखते हुए आपको अप्लाई करना होगा कि हमें बच्चा चाहिए। और बच्चे के लिए जो सारी प्रोसीजर होता है, आपका मेंटल कॉम्पिटेंसी देखा जाएगा, आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाएगा, आप में इम्पोर्टेंसी तो नहीं है, या अगर इम्पोर्टेंसी है तो उसका रिपोर्ट आपको लगाना पड़ेगा, आप किस वजह से बच्चा लेना चाहते हो वो आपको दिखाना पड़ेगा। बहुत ही लंबा प्रोसीजर है जो कारा यानी चाइल्ड सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी में आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में मिल जाएगा। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि क्या होता है कारा और क्या होता है सारा। तो सेंट्रल लेवल पे कारा काम करता है, स्टेट लेवल पे सारा काम करता है। नॉन स्टिग्मेटाइजिंग टर्मिनोलॉजी, आपको कोई ऐसे शब्द नहीं प्रयोग करने, जैसे जुवेनाइल डेलिंक्वेंट अब बंद कर दिया गया है, अब इसकी जगह चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ ये प्रयोग किया जाता है। क्यों? जुवेनाइल डेलिंक्वेंट एक कलंक जैसा महसूस कराता है बच्चे को। तो द एक्ट इंट्रोड्यूसेस नॉन स्टिग्मेटाइजिंग एंड चाइल्ड फ्रेंडली टर्मिनोलॉजी रिप्लेसिंग द टर्म जुवेनाइल डेलिंक्वेंट with child in conflict with law. Monitoring and evaluation, the act stabilizes mechanism for regulating monitoring and evaluation के लिए भी जो रखे जाते हैं लाइक सोशल केस वर्कर और साइकोलॉजिस्ट, पुलिस ऑफिसर्स, तो ये टोटल जो है मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन के लिए रखे जाते हैं और उनकी रिपोर्ट प्रॉपर चाइल्ड वेलफेयर बोर्ड के सामने रखी जाती है या सोशल वेलफेयर बोर्ड के सामने। और उसके बाद में कुछ इसमें इन्फ्लुएंशियल क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं जो हमने पहले आपसे डिस्कस किया हुआ था। तो अभी हम इतना आपसे करेंगे डिस्कस, उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा ये थोड़ा सा बड़ा आपको लगेगा। ये जो एक्ट है कब आया, और इस एक्ट में सबसे जो मेजर चीज है वो है इसका डेफिनेशन, जो आपको डेफिनेशन देखने को मिलेगा भारत का राजपत्र यानी गजट में इसमें दिया है। तो आपको प्रॉपर ऑथेंटिक डेटा ही हम देंगे। द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 में बना, बट इनएक्ट हुआ है 2016 में। तो ये हमेशा ध्यान में रखना है, 31 दिसंबर को बना, लेकिन एक्ट जो हुआ यानी इनएक्ट जो हुआ वो 16 में हुआ। तो एन एक्ट टू कंसोलिडेटेड एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन एलिज्ड एंड फाउंड बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ एंड children in need of care and protection by catering to their basic needs through proper care, protection, development, treatment, social reintegration। जो अभी मैंने आपको बताया है वही सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। उसके बाद में इसमें चैप्टर वाइज अलग अलग चीजें बताई गई हैं, तो इसको मैं कोशिश करूंगा कि अगले चैप्टर में आपसे डिस्कस करूं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें जिसमें जो है ना शब्दावलियों को अलग अलग तरीके से, जैसे इसमें देखिए डेफिनेशंस आ गया, अबंडेंट चाइल्ड कौन है, एडॉप्शन क्या होता है, एडॉप्शन रेगुलेशंस क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, आफ्टर केयर क्या होता है, ऑथराइज्ड फॉरेन एडॉप्शन एजेंसी क्या है, अथॉरिटी क्या है, एंड बेगिंग क्या है, बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड बोर्ड, सेंट्रल अथॉरिटी, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपको समझना कि इसका मतलब क्या होता है। बहुत बार इसका पूछा गया, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर, चाइल्ड लीगली फ्री फॉर एडॉप्शन। तो ये मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, और इसको जल्दी जल्दी मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब भी कर दूंगा। फोस्टर केयर क्या होता है, फोस्टर फैमिली क्या होता है, गार्जियन क्या होता है। फोस्टर केयर तो बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए मैं इसको दिखा रहा हूँ। हीनियस ऑफेंसेस क्या होते हैं, ग्रुप फोस्टर केयर क्या होता है, जुवेनाइल क्या होता है, नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, और एनडीपीएस एक्ट 1985 जो बनाया गया था उसमें क्या रिसेंटली अमेंडमेंट हुआ है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ये चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा। ऑर्फन क्या होता है,
नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा, और आप लोगों से सिर्फ पेशेंस की ज़रूरत है। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मैं अगर चटनी मसाला लगाने की कोशिश करूंगा, आपको मिसगाइड करूंगा, तो आपका पक्का नहीं हो पाएगा एग्जाम में सिलेक्शन। क्योंकि जो मुझे पता है, मैंने पेपर को बहुत ही कीनली ऑब्जर्व किया है कि पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कोर सोशोलॉजी से नहीं आते हैं। पेपर में क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा कि इस सिचुएशन में आप कैसे डील करोगे। आपके पास एक केस स्टडी रख दिया जाएगा क्वेश्चन में, और उसमें पूछा जाएगा कि अभी आपका डिसीजन मेकिंग क्या होगा। और जो ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिजन वेलफेयर ऑफिसर आप क्या क्या कर सकते हो, उससे क्वेश्चन होगा। एक्ट में जो डेफिनेशंस दिए हुए हैं उससे क्वेश्चंस होगा कि फोस्टर केयर क्या होता है। प्रिजन में सपोज करो ह्यूमन राइट से क्वेश्चन आ जाएगा कि ऐसे ऐसे क्राइम किया है तो क्या उसको खाना ना देना, ये या उसको साफ सुथरे हवा में न रहने देना, क्या ये एक उसको सजा देने का पार्ट है। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, या पूछा जा सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन इन्हीं सब दायरे में से क्वेश्चन आएगा। तो जितने लोग देख रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप लोगों को इस अभी तक जो जितना समझाया इससे कितना आपको आपकी जो क्या नाम है प्रॉब्लम थी वो उसका कितना सोल्यूशन मिला, और जो एक सैडेड लेयर था उस पे कितना क्लियरिटी आई है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।